इसराइल का ईरान के ऊपर ज़ालिमाना हमला, और ज़ालिमाना इसलिए है कि उसकी जितना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसका आर्मी चीफ, उसको शहीद कर दिया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट थे, उनके की फिगर्स थे, उनको टारगेट असैसिनेशन की हैं। इसी तरीके से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो हेड हैं उसको असैसिनेट कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे सबक हैं जिसको सीखना चाहिए। दुनिया में रहम करके आपको ज़िंदा कोई नहीं छोड़ता, अपना आप बचाव करना पड़ता है। पहले तो घर के अंदर जितने उनके वो बैठे हुए हैं ना, स्पाइज, इसराइल के जितने जासूस बैठे हुए हैं, वो एक लम्हा फिक्री है। किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अगर दुश्मन के जासूस बैठे हुए हैं और आपका एलानिया खुला दुश्मन है जिससे कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी वाली कैफियत है। इंडिया ने हमारे ऊपर हमला करना है, हमें पता है, और अभी भी सूरत हाल वही है। तो अगर हम उससे आंखें बंद कर लें तो इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती। वैसी सूरत हाल इस वक्त ईरान के अंदर है। एक तो वहाँ पर कोई 9,000 के करीब जूश पॉपुलेशन है, वो एक फैक्टर होगा। लेकिन बहुत सारी इतलात ये भी हैं कि वहाँ जो इंडियन पूरा नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो कंपनी थी, ट्रेड भी कर रही थी, तिजारत भी कर रही थी, लेकिन वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जासूसी का नेटवर्क भी फैलाते थे, जिसमें हमने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें ईरान के मुखालिफ ये मौका जैसे ही बना तो वो इसराइल के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन गया। 5 उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ऐसे असैसिनेट किया है कि उनकी कारों के अंदर बम लगाए हैं और वो बम फट गए, जैसी गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं। जो कुछ उनके हेड्स थे, उनके जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर वो बैठे हुए थे, ऊपर से ड्रोन आया और ड्रोन ने वो हेलफायर मिसाइल उसी कमरे में फायर किया जहाँ वो पर्सनैलिटी थी और उसको शहीद कर दिया। तो इतनी ज़्यादा अगर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। पहले इस्माइल हानिया का वाक़या भी इसी तरीके से हुआ था और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का सेटअप था जिसके अंदर वो बैठे हुए थे, और वहीं पे ऐसे ही एक मिसाइल आया था और उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में सीखने के लिए एक मौका है कि अगर घर को इतना खुला छोड़ेंगे कि उसके सारे दरवाजे खिड़कियां दुश्मन के लिए खुले हैं, वो अंदर से कूद आए, अंदर से उसके मिसाइल भी आ गए, ड्रोन भी आ गए, अंदर आके उनके ड्रोन वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, आपके सिस्टम को भी जैम कर रहे हैं, जासूस भी बैठे हैं जो कारों में बम भी लगा रहे हैं, वो जगहों की भी निशानदेही कर रहे हैं जहाँ आपकी की फिगर्स बैठे हैं, तो फिर मुल्क को बचाने का कोई तरीकाकार नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसराइली काम जो है उसकी पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उनके की लीडर्स उनको असैसिनेट किया, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अभी तक ईरान जो है वो यूरेनियम की अफसूदगी में उस लेवल तक नहीं पहुंचा कि अपना एटमी हथियार बना सके या एटमी धमाका किया हो उसने। इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है। तो दोनों का अगर मुआवजा देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त बुरी पोजीशन इसराइल की होनी चाहिए, लेकिन वो ईरान के ऊपर ये कहकर हमला कर रहा है कि इसके प्रोग्राम से मुझे खतरा है। भाई तेरे प्रोग्राम से बाकी मुस्लिम दुनिया को क्यों नहीं खतरा? गजा के अंदर 55,000 मुसलमान शहीद कर दिया, लेबनान, सीरिया के अंदर जो तबाही फेरी उसका कोई हाल नहीं है। तो लेकिन खतरा किससे है? ईरान के प्रोग्राम से। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान के सामने क्या हिकमत है। हमारा खतरा इंडिया वाला भी टला नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि माजी के अंदर जो 2 मौक़े आए उसमें इसराइल और इंडिया का गठजोड़, हमें वज़ीर आज़म ने बताया कि इनका गठजोड़ था। अभी भी पहलगाम वाले वाक़े के अंदर भी मौजूदा वज़ीर आज़म ने बताया कि वहाँ पर श्रीनगर के अंदर इसराइली एडवाइज़र्स भी बैठे हुए थे और उनके इक्विपमेंट भी यूज़ हुआ। माजी के अंदर जो पहला वाक़या था पुलवामा के बाद, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी यही बात हमें बताई कि एक मिसाइल हमले का खतरा था जिसमें इसराइली हथियार और उनके जहाज भी इस्तेमाल होने वाले का खतरा था, और फिर पूरी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स को इतला दी गई और वो मामला रुक गया। तो ये आपको दोबारा खतरा आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में दोबारा उसका सामना करना पड़ सकता है, और पाकिस्तान की तैयारी उस मामले में 100% रहनी चाहिए। हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए।